हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं लेके आया हूं क्या, हिंदी। ठीक है, हिंदी का कौन सा पार्ट है? ये हिंदी का 5 पार्ट है। याद रखिए कौन सा पार्ट है? हिंदी का 5 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी चलती है, ये हिंदी चलती है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये हिंदी किसके माध्यम से चलती है? ट्रिक के माध्यम से। जितने भी पार्ट अभी तक में अपलोड हुए हैं, मतलब 4 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया है हिंदी के। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन ग्रामर के साथ, ठीक है, व्याकरण के साथ। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन के साथ मैं 50% की ग्रामर सॉल्व करता हूँ, 50% की व्याकरण सॉल्व करता हूँ। और व्याकरण सॉल्व करने के बाद याद रखिएगा, व्याकरण इस बार आज का जो वीडियो है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेके आया हूँ। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 50% व्याकरण के साथ। ठीक है, 50% व्याकरण के साथ 20 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, प्लस एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेके आया हूं। ठीक है, तो प्लस एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेके आया हूं, तो उस टॉपिक को भी देखना ना भूलिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी का बेस जिसको बोलते हैं, हिंदी का बेस है, वहां पे उस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ 50% व्याकरण सॉल्व करूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चनों के साथ 50% की व्याकरण सॉल्व करूंगा, और व्याकरण सॉल्व करने के बाद उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा। ठीक है, उस मोस्ट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हिंदी क्या होगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और व्याकरण भी सॉल्व होगी, प्लस हिंदी के टॉपिक भी सॉल्व होंगे, मतलब डबल फायदा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका डबल फायदा होगा। ठीक है, ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बालिका शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, जनरल साइंस, कंप्यूटर आदि बहुत सारे की वीडियो पड़ी हुई है। आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल पे चले जाएगा, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और छोटी सी रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाना है, और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फुनगी शब्द है। ठीक है, फुनगी शब्द है, तो शब्द का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। शब्द का मतलब क्या होता है, वर्डों के फॉर्मेशन को, ठीक है, वर्डों के सार्थक समूह को। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, वर्डों के सार्थक समूह को। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्डों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वर्डों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, वर्डों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, संकर, तत्सम, तद्भव और देशज, ये है क्या, आपको पता है क्या? ठीक है, ये है क्या, शब्द के भेद। ठीक है, अगर मैं शब्द के भेद की बात करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के हम सार्थक समूह को। ठीक है, वर्णों के हम सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, शब्द के भेद होते हैं 4। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा, शब्द के भेद होते हैं आपके 4 भेद होते हैं शब्द के, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से, वो देख लीजिए। शब्द के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर होता है आपका उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति हो गया, फिर हो गया आपका स्रोत, सॉरी, उत्पत्ति बोल सकते हैं, या स्रोत बोलेंगे, या फिर इतिहास बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इतिहास। ठीक है, यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इतिहास किसका भेद है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे आप स्रोत आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उत्पत्ति आता है, जिसने अगर डीपली पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस चीज के बारे में अगर डीपली नॉलेज दिया हुआ है, तो ही उसका आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं केवल यहाँ पे जितने क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों के साथ 50% की व्याकरण भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 50% यहाँ पे व्याकरण मैं आपको बताता हूँ, हर वीडियो में 50% व्याकरण बताता हूँ। ठीक है, हर वीडियो मतलब 4 पार्ट तक मैंने अपलोड किया हुआ है, 4 पार्ट तक मैंने 50% व्याकरण सॉल्व किया हूँ, प्लस ट्रिक भी
जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का होता है उस क्वेश्चन में मैं ट्रिक भी लगाता हूँ, ठीक है। जिस क्वेश्चन में ट्रिक होता है, मतलब वहां पे ज्यादा थ्योरिकल पार्ट होता है, वहां पे मैं ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये ट्रिकी हिंदी भी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ट्रिकी हिंदी भी है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, शब्द के अर्थ, ठीक है। तो शब्द के जो अर्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। शब्द के अर्थ कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला हो गया उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति बोलते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति बोलेंगे, रचना बोलेंगे, ठीक है। इन सबको भी पढ़ना है, व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बनावट। तो ये दूसरा भेद हो गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी प्रकट हो गया, आंसर नंबर 4 है। कोई बात नहीं भैया, आंसर आप मैच करिए, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। और तीसरा नंबर आपका क्या होगा, थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा रूप, ठीक है। थर्ड नंबर आपका हो जाएगा रूप, प्रयोग, ठीक है। रूप हो गया, प्रयोग हो गया, और आपका हो गया व्याकरणिक विवेचना। क्या हो गया, व्याकरणिक विवेचना, ठीक है। विवेचना या व्याकरणिक विवेचना हो गया। तो रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना तीसरा नंबर हो गया। और फोर्थ नंबर आपका क्या होता है, फोर्थ नंबर जान लीजिए होता है आपका अर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका होता है अर्थ। तो ये है शब्द के भेद, ठीक है। ये क्या है, शब्द के भेद है, ठीक है। ये क्या है, शब्द के भेद है। अब शब्द के जो भेद हैं, आप ये भी याद रख लीजिएगा, शब्द के जो भेद हैं, ठीक है। शब्द के जो भेद हैं, क्या भैया काहे परेशान हो, ठीक है। शब्द के जो भेद हैं वो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास। क्या चाहते हो भैया, ना बताएं हम, ठीक है। क्या चाहते हो आप, ना बताएं, बताने दीजिए। आप डिस्प्लेट रहिए, अभी गायब रहिए, ठीक है। व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, ठीक है। अब इनके आधार पर अलग अलग भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर भी अलग अलग भेद होते हैं। तो पहला देख लेते हैं, जानकारी पूरी रखिए, ठीक है। जानकारी अगर अधूरी हो तो जानलेवा हो सकती है, ठीक है। जानकारी अगर अधूरी होगी तो जानलेवा हो सकती है। जानकारी पूरी रखिए, ठीक है। जानकारी पूरी रखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे शब्द के भेद मैंने बताया, शब्द के भेद कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। शब्द के भेद कितने होंगे, 4 होंगे, मैंने बता दिया। अब जो शब्द के जो 4 भेद हैं, उन भेदों के अकॉर्डिंग उनके भी भेद हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिए। कम से कम ये तो पता रहेगा कि इनके भेद, ये इसका भेद है, ठीक है। मतलब ये इसका भेद है। तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर पहला देख लेते हैं। उत्पत्ति, स्रोत मैं एक ही लिखता हूं, आप मिला लीजिएगा बाद में। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं वो होते हैं 5, ये भी याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने, 5 होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से, ठीक है। फिर मैं इरेज करना पड़ेगा। पहला होता है आपका तत्सम, ठीक है। पहला आपका तत्सम, ये उत्पत्ति के आधार पर भेद दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो भेद दिए हुए हैं आपके इधर सामने बोर्ड में, ठीक है। आपके इधर स्क्रीन पे जो भेद दिए हुए हैं, ये किसके भेद हैं, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के भेद हैं, ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के ये भेद हैं। तो पहला दिया हुआ है तत्सम, ठीक है। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् धन, इनकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ी जानकारी। तत् धन सम, ठीक है। तत् धन सम, तत्सम, ठीक है। तत् धन शब्द, तत् धन सम मतलब आपका होता है तत्सम। शब्द का अर्थ क्या, समान, ठीक है। मतलब उसके समान बोल सकते हैं, क्या, उसके समान, ठीक है। उसके समान बोल सकते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् धन सम, तत् धन सम मतलब उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक है। संस्कृत के समान, ठीक है। तो ये हो गया आपका तत्सम। जैसे अपन लेते हैं तत्सम में, जैसे अपन लेते हैं कि जैसे क्या, अग्नि मतलब संस्कृत के समान, उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। और संस्कृत के समान मतलब क्या, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया अग्नि लिया, ठीक है। अग्नि लिया, वायु लिया, ठीक है। माता लिया और पिता लिया, प्रकाश लिया। ये सब क्या है, एग्जाम्पल तत्सम के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है, तत्सम के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 1 सेकंड इसको इरेज कर लो। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपका व्युत्पत्ति, रचना, ठीक है। व्युत्पत्ति सॉरी इसके अभी भेद बता रहा था। तो तब पहला हो गया आपका तत्सम। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर इसका देते हैं। समझ रहे हैं ना, मैं
उत्पत्ति स्रोत और इतिहास के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। उत्पत्ति स्रोत और इतिहास के आधार पर भेद बता रहा हूँ। इन शब्द के भेद है, इसका भी भेद है अलग से। ये शब्द के भेद हो गए, ठीक है। एक बार समझ लीजिए शब्द, ये पूरे शब्द के भेद, 4 शब्द के भेद हो गए, ठीक है। अब जो ये भेद हैं इनके भी भेद होते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर मैं भेद बता रहा हूँ। सेकंड नंबर, उत्पत्ति के आधार पर सेकंड नंबर भेद है आपका तद्भव। क्या है? तद्भव, ठीक है। तद्भव होता है, तो तद्भव मतलब होता है आपका तत् धन भाव, ठीक है। तत् धन भाव मतलब का आपका तद्भव। शब्द का अर्थ क्या होगा? शब्द का अर्थ होगा मतलब संस्कृत से विकृत होकर, ठीक है। यहां पे आप क्या बता सकते हैं कि संस्कृत से विकृत होकर, विकृत मतलब होता है परिवर्तित, ठीक है। संस्कृत से विकृत होकर मतलब परिवर्तित होना, ठीक है। संस्कृत से क्या होना? परिवर्तित होना, मतलब संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्दों को, ठीक है। संस्कृत से विकृत होकर, ठीक है, पर विकृत मतलब आपका परिवर्तित होकर बने शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। बने शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे उजला, जैसे हम क्या ले सकते हैं? उजला ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, कपूर, ठीक है। और आपका सांझ ले सकते हैं, सांझ, ठीक है। सांझ ले सकते हैं, आदि ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपके तद्भव, ठीक है। ये सेकंड नंबर हो गया। नेक्स्ट बात करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका देसी, ठीक है। यहाँ पे देशज या देसी, ठीक है। देसी बोलते हैं देसी जुगाड़, ठीक है। देसी जुगाड़ बोलते हैं, देसी, देसी वाली, ठीक है। देसी वाली चल जाती है ना, वही यहाँ पे बोल रहा हूँ, देसी, ठीक है। थर्ड नंबर हम लेते हैं क्या? थर्ड नंबर यहाँ पे देसी, ठीक है। देसी या आप लिख सकते हैं देशज, ठीक है। देसी मत का मतलब समझ गए? देसी मतलब बहुत से लोगों को पता होगा देसी, ठीक है। देसी का मतलब बहुत से लोग समझ रहे होंगे। देशज, तो इसका जो सेंस होगा इसको अपन कैसे कर सकते हैं? देशज, ठीक है। देशज प्लस जा, ठीक है। देशज प्लस जा शब्द का अर्थ, ठीक है। शब्द का अर्थ क्या होगा? शब्द का अर्थ होगा देसी, सीधा सिंपल सा। शब्द का अर्थ क्या होगा? शब्द का अर्थ होगा आपका देसी, ठीक है। शब्द का अर्थ क्या होगा? आपका देसी, ठीक है। शब्द का अर्थ क्या होगा? देसी होगा। नेक्स्ट नंबर हम बात करें विदेशी, ठीक है। विदेशी भी सब लोग, सभी लोगों को पता होगा। विदेशी, विदेशी भैया, विदेशी, विदेशी देना, विदेशी या फिर विदेशी, ठीक है। यहाँ पे विदेशज लिखा हुआ है, पहला है आप मतलब विदेशज, ठीक है। फिर आप इसको विदेशी भी बोल सकते हैं और इसको आप एक और बोल सकते हैं आगत, ठीक है। आगत भी बोल सकते हैं, मतलब फोर्थ नंबर है ये, सॉरी फोर्थ नंबर है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर है आपका विदेशज, विदेशी और आगत, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? विदेशी मतलब विदेश, विदेश धन जा, विदेश धन जा मतलब विदेशज, मतलब क्या होगा? आपका विदेशज होगा, ठीक है। आपका क्या हो गया? विदेशज हो गया, मतलब विदेश में जन्मा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विदेश में जन्मा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भैया? विदेश में जन्मा। तो विदेश में जन्मा मतलब क्या? विदेश की लैंग्वेज। तो विदेश की लैंग्वेज क्या होगी? जैसे ऑफिसर, ठीक है। जैसे क्या होगी? ऑफिसर होगी और हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब इस प्रकार से कई वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? फोर्थ नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर हम बात करें शंकर की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं किसकी? शंकर की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका शंकर। तो शंकर का मतलब क्या होगा? 5 नंबर आपका है शंकर, ठीक है। 5 नंबर क्या आपका? शंकर। मैं इसकी एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, मैं इसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मैंने 5 प्रकार बताए हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर मैंने 5 प्रकार बताए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर 5 नंबर बता रहा हूँ शंकर, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर शंकर बता रहा हूँ। तो दो विभिन्न स्रोतों से आए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दो भिन्न स्रोतों से, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को हम क्या कहते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को हम क्या कहते हैं? काहे भैया, काहे नहीं पढ़ाने दे रहे हो, काहे परेशान कर रहे हो? दो भिन्न स्रोतों से आए, ठीक है, शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं, ठीक है। मतलब दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों का जो मेल होगा, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल को, ठीक है। शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं, ठीक है। तो शंकर मतलब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या लिया? छाया, ठीक है। छाया, छाया क्या है?
छाया है आपका संस्कृत शब्द, ठीक है। छाया क्या है आपका संस्कृत शब्द। थोड़ा सा इसे इरोज कर दूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। आपका छाया, ठीक है। छाया क्या है आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है। फिर आपको छायादार, अगर मैं पूरा वर्ड एक बोलूं, ठीक है, एक पूरा वर्ड बोलूं छायादार, ठीक है, एक पूरा वर्ड अगर मैं बोलता हूं तो क्या होगा आपका छायादार, ठीक है। तो छाया क्या है, छाया संस्कृत है, और दार क्या है, दार है एक फारसी शब्द, ठीक है। दार क्या है, फारसी शब्द है। तो अब छाया और दार, ठीक है, संस्कृत शब्द है आपका छाया प्लस दार, ठीक है। दार क्या है आपका, दार है आपका फारसी, ठीक है। दार क्या है आपका फारसी है। इससे मिलकर बनेगी क्या, छाया, छायादार, ठीक है। इससे मिलकर क्या बनेगा आपका छायादार बनेगा, ठीक है। इससे मिलकर क्या बन गया आपका छायादार बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या छायादार हो गया, छाया क्या है संस्कृत है और दार क्या है फारसी है, ठीक है। दार क्या है आपका फारसी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, पान, ठीक है। हमने क्या लिया, पान ले लिया, ठीक है। पान दान ले लिया, ठीक है। पान दान ले लिया, तो पान कौन सा शब्द है, पान है आपका हिंदी, ठीक है। पान क्या है आपका हिंदी है, और दान क्या है आपका फारसी है, ठीक है। दान क्या है आपका फारसी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि दो विभिन्न स्रोतों से बने शब्दों के मेल को, दो विभिन्न स्रोत हो गए यहाँ पे। देखिए पहला स्रोत संस्कृत हो गया, दूसरा स्रोत क्या हो गया, फारसी हो गया। तो दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर वर्णों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्युत्पत्ति या, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर रचना के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जानकारी आप पूरी रख लीजिए अपने पास, ठीक है। जानकारी पूरी होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जानकारी आपको पूरी होगी, ठीक है। तो रचना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, कुछ भी बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनकी डिटेल मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3। पहला होता है आपका रूढ़, ठीक है। दूसरा होता है आपका यौगिक, दूसरा क्या होता है आपका यौगिक होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। क्या होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है। तब तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। नेक्स्ट बात करें अपन रूप के आधार पर, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं, तीसरे नंबर मतलब रूप, प्रयोग और विकीर्ण, व्याकरणिक विवेचना, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर वर्णों के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। इसके आधार पर जो तीसरा प्रकार है आपका, तीसरे प्रकार के जो आधार पर है वर्णों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। वर्णों कितने भेद होते हैं, 2, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, विकारी, कौन सा होता है आपका विकारी होता है, और अविकारी होता है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। दूसरा होता है आपका अविकारी। नेक्स्ट बात करें 4th नंबर की, अर्थ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी वो भी देख लीजिए। एक तो होता है एकार्थी, ठीक है। एक तो होता है आपका एकार्थी, दूसरा होता है आपका अनेकार्थी, दूसरा होता है आपका अनेकार्थी, ठीक है। दूसरा आपका अनेकार्थी, तीसरा आपका समानार्थी, तीसरा आपका समानार्थी, ठीक है। तीसरा आपका समानार्थी, चौथा आपका समानार्थी या फिर इसको पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है। और चौथा आपका होता है आपका विपरीतार्थी, ठीक है, विपरीतार्थी, ठीक है। चौथा आपका विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द, ठीक है। चौथा आपका विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द। तो ये भैया परेशान कर दिए यार तुमको, क्या परेशान करो भैया, बताने दो यार बच्चों को। अरे आंसर लेके पहुंच जाते हो, बताएं हो बच्चों को, समझाना तो दो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, खुद ही आंसर लगा लेंगे ना। काहे तुम तिल मिलाए जा रहे हो बहुत भैया, इतना ना तिल मिलाओ यार, आंसर बच्चों को ही पता है हमारे, ऐसे बच्चे नहीं हैं हमारे, तिल मिलाए जा रहे हो, कूदे जा रहे हो आंसर के लिए। हाँ अब जब बोलूँगा जब बताना, ठीक है। बच्चों को आंसर जब बोलूँगा जब बताया करो भैया, काहे तिल मिलाए जा रहे हो इतना, बताओ। चलो आंसर बताओ भैया,
आंसर बताओ। फुगनी, फुनगी शब्द है, फुनगी शब्द है, बताइए भैया आंसर बताइए। संकर है, तत्सम है, तद्भव है या तेसज है, बताइए बताइए। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पता नहीं क्या, मैं इतना सारा समझाया हूं तो बच्चों को ये तो पता होगा ना। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, फुनगी शब्द का जो मतलब है, फुनगी शब्द जो है वो है आपका भेषज। 4 नंबर इसका राइट सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खुश हो गए भैया, दांत निकाल लिए, खुश हो गए। चलो नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन त्याग। वाह वाह क्या बात। पंक्ति में है अनुयोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अतिशोक्ति अलंकार, बताइए। बहुत ही सुंदर सी बात है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बहुत सुंदर। अनुयोक्ति अलंकार है, सहयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है, बताइए कौन सा इसमें से अलंकार है। आपको ये बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। अलंकार का मतलब तो समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। अलंकार का मतलब समझते हैं, मतलब अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण ग्रहण करता है, मतलब धारण करता है, ठीक है, उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से एक मनुष्य अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती जो भी पहनता है, ठीक है, जो भी पहनता है, जिससे उसकी शोभा बढ़ती है, ठीक है, जिससे उसकी क्या करती है, शोभा बढ़ती है कि बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। उसी प्रकार वर्ड काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार काव्य की किसकी शोभा, उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अलंकार का यूज किया जाता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। वाह। अनुयोक्ति अलंकार है, सहयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है, बताइए भैया कौन सा अलंकार इसमें से होगा। अनुयोक्ति अलंकार की अगर हम बात करते हैं, अनुयोक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा, ठीक है, अनुयोक्ति अलंकार को हम क्या बोलते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, अप्रस्तुत प्रशंसा, ठीक है, अप्रस्तुत प्रशंसा भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर अप्रस्तुत प्रशंसा आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप ये भी क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे कि जो क्वेश्चन सर बताए थे वो क्वेश्चन तो आया ही नहीं। माँ भी रोया परदेश में इतना सारा गाए थे लेकिन वो क्वेश्चन तो आया नहीं। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, ये वही क्वेश्चन है। अनुयोक्ति अलंकार मतलब क्या होगा, अप्रस्तुत अप्रशंसा, ठीक है, अप्रस्तुत या अप्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या होगा, समासोक्ति का उल्टा, ठीक है, समासोक्ति का उल्टा, किसका उल्टा, समासोक्ति का उल्टा, किसका उल्टा भैया, समासोक्ति का उल्टा, यानी अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत वर्णन, याद रखिएगा। इसका सेंस क्या होगा, समासोक्ति का उल्टा, ठीक है, माना यानी क्या होगा, अप्रस्तुत, ठीक है, अप्रस्तुत प्रतीकों, ठीक है, अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत वर्णन, ठीक है, अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत वर्णन को बोलते हैं हम अनुयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं भैया, अनुयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं, सहयोक्ति की बात करते हैं, ठीक है। सहयोक्ति की अगर हम बात करें, सहयोक्ति अलंकार की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखिए, सार्थक शब्द के बल जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, ठीक है, यहां पे बात याद रखिएगा, सार्थक शब्द के बल, ठीक है, सार्थक शब्द के बल जहां, ठीक है, जहां
एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, क्या हो, अनेक अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं, सहयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सहयोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे सा, जैसे सा, संग, ठीक है, साथ आदि। ओके, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त, नेक्स्ट बात करें भैया, आंसर प्रकट मत करिएगा, है आंसर मत प्रकट करिएगा, अभी बच्चों को समझा रहा हूं, बच्चे खुद आंसर निकालेंगे यहाँ पे। वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त, क्या वो लिखेंगे, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ, ठीक है, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ को हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे देखिए यहां पे वक्रोक्ति अलंकार का मतलब समझ गए, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ को हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। क्योंकि कभी कभी डिफिनेशन ही पूछ देगा, कभी कभी डिफिनेशन दे देगा, खाली स्थान दे देगा, उसमें फिर आप क्या लिखोगे, क्या उसमें भरोगे, ठीक है, उसमें फिर क्या भरोगे, कुछ नहीं भर पाओगे। इसलिए मैं उसका डिफिनेशन भी बता देता हूँ, छोटी सी डिफिनेशन, बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक कबूतर देख हाथ में पूछ कहाँ पर है, ठीक है, एक कबूतर देख हाथ में पूछ कहाँ पर है, ठीक है। अब वक्रोक्ति अलंकार है, क्या है ये, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए एक कबूतर, ठीक है, एक कबूतर देख हाथ, क्या लिखेंगे, देख हाथ, ठीक है, में पूछ कहाँ है, पूछ कहाँ अपर, पूछ कहाँ अपर। एक कबूतर, भैया प्रकट हो गए आप। नेक्स्ट नंबर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब उपमेय को निगल कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पे होगा उपमेय को निगल कर, ठीक है, उपमेय को निगल कर उपमान के साथ, किसके साथ, उपमेय को निगल कर उपमान के साथ, ठीक है, उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अभिन्नता प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। काहे भैया, काहे परेशान हो जाते हो यार। उपमेय को निगल कर उपमान में अभिन्नता प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब क्या कि जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, ठीक है, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बहुत बात की जाए, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, वहां पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, वहां पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए भैया दिखाइए आंसर, आपको बहुत मन रहता है ना आंसर दिखाने को, दिखाइए, दिखाइए बच्चों को आंसर। मैं सब बता दिया हूँ, बच्चे खुद ही आंसर लगा लेंगे। आप दिखा दीजिए, दिखाइए, प्रकट होइए, अब आंसर लेके प्रकट होइए भैया, प्रकट होइए, आंसर प्रकट हो, ठीक है, प्रकट करिए अपना आंसर, दिखाइए बच्चों को। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें, ठीक है, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, ठीक है, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, वहां पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। चलो नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। एसेट का हिंदी परिभाषित शब्द है अनुमति, कर निर्धारण, संपत्ति या संस्तुति। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बस इसमें से कुछ है ही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर पे बात करते हैं, कागज काला करना मुहावरे का क्या आशय है। कागज काला करना मुहावरे का आशय क्या है, लंबी लिखा पढ़ी करना, है ना। कागज काला करना मतलब ये बोल रहा है कि लंबा लिखा पढ़ी करना, ठीक है, बहुत लंबा लिख पढ़ देना, कागज का काला हो जाएगा, ठीक है, कागज काला हो जाएगा, बहुत आप लंबा लिख देंगे तो कागज काला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कागजी कार्रवाई कर देना, ठीक है, कागजी कार्रवाई कर देना, सेकंड नंबर आपका दिया हुआ। थर्ड नंबर आपका दिया बेकार की बातें लिखना या उपयुक्त सभी, ठीक है। कागज काला करना मतलब आप समझ गए,
कागज काला करना मतलब क्या, बेकार की बातें लिखना उस पर, ठीक है, बेकार की बातें लिखना कागज काले करने के बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर भैया खुश होकर आंसर बता दिए, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। मार्कंडे, मार्कंडे शब्द में प्रत्यय है डे, ए कंडे, ठीक है, या फिर ए या फिर कंडी, बताइए। मार्कंडे शब्द में प्रत्यय है डे है, या है, ए है या कंडी है, बताइए। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रति धन अय, ठीक है, प्रति धन अय मतलब क्या आपका प्रत्यय, प्रति धन अय मतलब क्या होगा आपका प्रत्यय होगा। तो देखिए प्रत्यय बना कहां से है, पहले वो देख लेते हैं कि शब्द जो होते हैं ना, शब्द, ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द, ठीक है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है तो शब्द के बारे में थोड़ी सी एक बार और डिस्कस कर लें। पहले क्वेश्चन में मैंने शब्द के बारे में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब व्युत्पत्ति के जो आधार पर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन सा देख लीजिए, रूढ़, ठीक है, रूढ़ जिसको बोलते हैं, यौगिक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, और योग रूढ़ बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं योग रूढ़, ठीक है। तीसरा क्या बोलते हैं भैया, योग रूढ़ बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं योग रूढ़, ठीक है। लेकिन मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये व्युत्पत्ति के आधार पर है, याद रखिएगा, ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, ठीक है, मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, एक तो रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, एक तो रूढ़ होगा, ठीक है, और दूसरा आपका कौन होगा, यौगिक होगा, दूसरा आपका यौगिक होगा। एक तो रूढ़ होगा, दूसरा आपका यौगिक होगा। भैया काहे परेशान हो जाते हो यार, समझाने तो दो बच्चों को। रूढ़ हो गया और यौगिक हो गया, ठीक है। मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, रूढ़ और आपका यौगिक, ठीक है। लेकिन रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान है, याद रखिएगा। रचना की अगर हम दृष्टि से बात करें, रचना की दृष्टि से, ठीक है, रचना की दृष्टि से आपका यौगिक, ठीक है, आपका मतलब ये यौगिक और योग रूढ़ क्या है, समान, ठीक है। यौगिक या योग रूढ़ समान है, ठीक है। तो इसलिए मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, इसलिए मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। क्योंकि रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ क्या है, समान है, ठीक है। अब यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, याद रखिएगा। जो रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि यौगिक और योग रूढ़ एक ही है, ठीक है। रचना की दृष्टि यौगिक और योग रूढ़ क्या है, आपके एक ही है, ठीक है। तो यौगिक शब्दों की जो रचना होती है, याद रखिएगा, इसकी यौगिक शब्दों की जो रचना होती है, ठीक है, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, वो भी देख लीजिए। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, कौन कौन से। पहला होता है आपका उपसर्ग, पहला आपका कौन सा, उपसर्ग होता है। दूसरा आपका होता है प्रत्यय, दूसरा क्या होता है आपका प्रत्यय होता है। और तीसरा आपका होता है समास, तीसरा आपका क्या होता है, समास होता है, ठीक है। तो ये रहा थोड़ी सी जानकारी। भैया अब आंसर प्रकट कर दीजिए, ठीक है। बच्चों को ले आइए, बच्चों को आंसर ले आइए कि कौन सा इसमें प्रत्यय होगा। बच्चों को आंसर दिखा दीजिए, इसमें प्रत्यय कौन सा, मार्कंडी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बच्चों को दिखाइए, ठीक है। बच्चों को दिखाइए, बच्चों को सामने लेके आइए, कौन सा इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए प्रत्यय होगा, मार्कंडे, ए बोल रहा है लास्ट में, ए बोल रहा, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है कि रीवा जिले में, ठीक है, कहां, रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है,
ठीक है। रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, आपको ये बताना है। निवाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है या फिर मालवी है। रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी, ठीक है, लेकिन मैं बोली के बारे में आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के पास होगी, ठीक है, ये जानकारी आप लोगों के पास होगी, ज्यादातर लोगों के पास जानकारी होगी कि रीवा जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो मैं बोली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। बोली के बारे में एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा बोली हम किसको बोलते हैं। बोली का मतलब होता क्या है, बोली का मतलब ये होता है कि एक छोटे क्षेत्र में, कहाँ, एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, साहित्यिक रचना नहीं होती है, याद रखिएगा। बोली में क्या होता है, बोली में जो होता है इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। क्या होती है, साहित्यिक रचना नहीं होती है, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, एक कोई छोटा क्षेत्र है, कोई एक छोटा एरिया है, जैसे रीवा बस मान लिया आपने, ठीक है। रीवा की एक पर्सनल क्या होगी, रीवा की एक बोली हो गई, ठीक है। रीवा की एक, जैसे रीवा हो गया, ठीक है, आपका सतना हो गया, ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र हो गया, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली में क्या होता है, साहित्यिक रचना नहीं होती है। याद रखना है कि बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, जबकि उपभाषा में साहित्यिक रचना होती है, ठीक है। उपभाषा में क्या होती है, साहित्यिक रचना होती है, उपभाषा, ठीक है। उपभाषा की अगर मैं बात करूं जिसमें साहित्यिक रचना होती है, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है, जबकि उपभाषा में साहित्यिक रचना होती है। मतलब बोली को साहित्यिक रचना, मतलब जिस बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है उसको हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। जैसे ये क्या है, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली है, ठीक है, तो छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली को हम बोली कहेंगे, जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। लेकिन जिसमें साहित्यिक रचना होने लगे, ठीक है, जिस बोली में साहित्यिक रचना होने लगे उसको हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। काहे भैया, काहे परेशान हो जाते हो यार, आंसर दिखाओ, आंसर दिखाओ। तीसरा नंबर आंसर दिखा दिए, बस बच्चों को बताइए। बघेली, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको सामने दिया हुआ है कि थोड़ा बहुत पद में क्या है, समास है। कौन सा समास है, ये बोल रहा है कि थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है। थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। बताइए कौन सा इसमें से समास है, कौन सा इसमें समास है, बताइए कौन सा समास है। क्या अव्ययीभाव समास है, ठीक है, क्या द्विगु समास है इसमें, ठीक है, क्या इसमें अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है। बताइए कौन सा इसमें समास है। समास के अगर हम भेद के बारे में बात करें, ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद होते हैं 6, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, देख लीजिए। समास के भेद होते हैं 6। पहला आपका अव्ययीभाव समास, यहाँ भी अब हाँ चलो मैं लिख के बता देता हूँ। अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास हो गया आपका। दूसरा आप तत्पुरुष समास हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास हो गया। तीसरा आपका हो गया कर्मधारय समास हो गया, ठीक है, तीसरा कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। चौथा आपका कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है। पांचवा आपका कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है, द्वंद्व समास हो गया। और छठा आपका कौन सा हो गया, आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हो गए समास, ठीक है। अब इनकी एक ट्रिक देख लीजिए, इनको याद रखने की एक ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिक, ठीक है। अब इनको एक याद रखने की ट्रिक देख लीजिए, कैसे हम याद रखेंगे। देखिए, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व पद। पहले की अगर मैं बात करूं, पहली ट्रिक क्या होगी, पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे, ठीक है। जिसमें पूर्व पद प्रधान उसको अव्ययीभाव समास कहेंगे। पूर्व पद का मतलब पहला पद, ठीक है, पूर्व पद मतलब पहला पद। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी ट्रिक बात करते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान, ठीक है, जिसमें उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद
क्या हो, प्रधान, ठीक है, जिसका क्या हो, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, 3 समास बोलेंगे, ठीक है। जिसका क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, याद रखिएगा, जिसका उत्तर पद प्रधान है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास बोलेंगे। जिसका उत्तर पद प्रधान होगा उसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो, इधर देखिएगा, इधर देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे केवल द्वंद्व समास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, द्वंद्व समास बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं, जिसमें दोनों पद क्या हो, दोनों पद अप्रधान हो, ठीक है, मतलब कोई अलग से कोई पद होगा, ठीक है, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, ठीक है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे, मतलब इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब बता दीजिए भैया कौन सा इसमें से समास होगा, लेके आइए आंसर दिखाइए, प्रकट करिए बच्चों के सामने। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या कि थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वाक्य के बारे में, ठीक है, वाक्य के बारे में दिया हुआ है, वाक्य निषेध संरचना, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, वाक्य है निषेध परक संरचना, ठीक है, निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, कालबोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो वाक्य के बारे में पूछ रहा है ये कि कौन सा वाक्य होगा, रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, ये बोल रहा है, ठीक है, वहां क्या बोल रहा है कि रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, मतलब क्या बोल रहा है, निषेध परक संरचना है, विनम्रता सूचक संरचना है, कालबोधक संरचना है या फिर विधि सूचक संरचना है। तो वाक्य के बारे में हम बात करें अगर, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, क्या बात करते हैं, वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, वाक्य के बारे में सार्थक शब्दों का, ठीक है, सार्थक शब्दों का क्या, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, व्यवस्थित समूह, क्या, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें से अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी सार्थक शब्द हैं, ठीक है, जिनसे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिनसे कोई अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या समझ गए, मतलब उसका समझ गए कि वाक्य हम किसे कहेंगे, वाक्य उसे कहते हैं जिनसे जो भी शब्द हो, ठीक है, जो भी शब्द हो उन शब्दों से हमें उसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है, उन शब्दों से हमें उसका कुछ अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। पहला तो होता है आपका उद्देश्य, पहला आपका उद्देश्य होता है और दूसरा आपका होता है विधेय, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है, पहला उद्देश्य और दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है, ठीक है। इसके भी 2 भेद होते हैं, वाक्य के भेद 2 प्रकार से कर सकते हैं आप, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो यहाँ पे वाक्य कौन सा होगा, रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, वाक्य कौन सा वाक्य है, यहाँ पे 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कालबोधक संरचना 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा वाक्य है कौन सा, कालबोधक संरचना। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम पर कभी आंच ना आए, ठीक है, तुम पर कभी आंच ना आए कौन सा वाक्य है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य है या फिर इच्छा सूचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है या फिर संकेत वाचक वाक्य है, बताइए इसमें कौन सा वाक्य होगा, बताइए इसमें कौन सा वाक्य होगा। आज्ञा सूचक मतलब जिसमें आज्ञा हो, ठीक है, अब जिसमें क्या हो, आज्ञा सूचक का मतलब क्या होगा, अब वाक्य के बारे में तो हम बता दिया ना, वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य हो गया दूसरा विधेय हो गया, वाक्य 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ पहला आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है, जिनसे क्या हो, जिनको जिन वाक्यों में हमें आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश हो, ठीक है, जिन वाक्यों में क्या हो, आज्ञा हो, ठीक है, प्रार्थना हो, क्या हो, प्रार्थना हो या फिर उपदेश हो, ठीक है, या फिर क्या हो, उपदेश हो, उस उपदेश का ज्ञान हो, उपदेश आदि का ज्ञान हो, उसको हम क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। तो इच्छा सूचक जिसमें इच्छा हो, आशीष हो, शुभकामनाएं हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपकी इच्छा हो, ठीक है, आशीष हो, किसी को आशीर्वाद हो, ठीक है, या फिर शुभकामना हो, ठीक है, शुभकामना हो, तो यहाँ पे क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर की विधानवाचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी किसकी, विधानवाचक वाक्य की, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, जिन वाक्यों में क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, सूचना मिल रही है हमें, सूचना मिल रही है, जैसे वर्षा हो रही है, सूचना मिल रही है हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, तुम पर कभी आंच ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि वाक्य में कैसा वाक्य है ये, तुम पर कभी आंच ना आए, क्या आज्ञा सूचक है ये, या इच्छा सूचक है, या फिर विधानवाचक है, या फिर संकेतवाचक? बताइए, आंसर बताइए भैया। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, इच्छा सूचक वाक्य है, क्योंकि मैं यहाँ पे इच्छा प्रकट कर रहा हूं, तुम पर कभी आंच ना आए, क्योंकि मैंने बताया इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का जहां पे ज्ञान होता है वहां पे इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट 10 नंबर की बात करते हैं। तो 10 नंबर दिया हो घायल, घालक, घालक का विलोम शब्द है, ठीक है। घालक का विलोम शब्द कौन सा है, क्या पालक होगा, ठीक है। घालक का विलोम शब्द कौन सा होगा, क्या पालक होगा, या सविशेष होगा, या फिर भारक होगा, या फिर संप्रकृत होगा, ठीक है। बताइए कौन सा घालक का विलोम शब्द कौन सा होगा, घालक का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताइए भैया। घालक का विलोम शब्द दिखाइए भैया, आंसर दिखाइए बच्चों को, कौन सा होगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, पालक, ठीक है। घालक का विलोम शब्द क्या होगा, पालक होगा। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की, लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है प्रारंभ, निशान, 100,000 या मोती। लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है प्रारंभ, निशान, 100,000 या मोती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रात शब्द का पर्यायवाची है प्रियामा, रजनी, सरवरी या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, जिनमें डिस्कशन होता है मैं फुल डिस्कशन उसका करता हूं, आपको लास्ट तक उसकी जानकारी देता हूं, हर क्वेश्चन में मैं उसकी लास्ट तक जानकारी देता हूं, पूरी जानकारी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन न रहे, या उससे संबंधित आपको कंफ्यूजन रहे। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं हम संधि की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर किसकी बात करते हैं, संधि की। तो इसमें बात किया हुआ है क्या कि नायक में कौन सा संधि है, ठीक है। नायक में कौन सा संधि है ये बोला, ठीक है। तो नायक में कौन सा संधि है, अयादि स्वर संधि है, या वृद्धि स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, ठीक है। बताइए, तो संधि हम किसे कहते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग कहते हैं, ठीक है, या संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती आप लिख सकते हैं, दो समीपवर्ती, ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है, जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय, ठीक है, जैसे हम लेते हैं देवालय,
ठीक है, जैसे हम क्या लिया देवालय, तो देवधन आलय, ठीक है, देवधन आलय आपका हो गया क्या देवालय, ठीक है। जगन्नाथ, जगत धन नाथ हो गया, ये कुछ फेमस संधि है, ठीक है, देवालय, देवधन आलय, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, ठीक है, ये कुछ फेमस है संधि के पीछे। और संधि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्णों के आधार पर बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं 3। एक तो होता है स्वर संधि, ठीक है, तो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। तीसरा आपका कौन सा होता है विसर्ग संधि, ठीक है, तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो इसमें आपको ये बताना है कि नायक में कौन सा संधि है, नायक में कौन सा संधि है, आपको ये बताना है। क्या अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, ठीक है। ज़्यादा इन पर डिटेल नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बात करना है, ठीक है, मुझे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना है, तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, अगले पार्ट्स में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, हिंदुस्तानी, समाज कल्याण, प्रेरणा, या समकालीन सरोकार, ठीक है। तो इसमें थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या प्रेरणा, ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का क्या उपन्यास है, आपको ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है, आपको ये बताना है, ठीक है। कंकाल, विस्तृता की लहरें, दीपदान, या जयद्रथ वध, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के कुछ और मैं उपन्यास बता देता हूं, जयशंकर प्रसाद के कुछ और उपन्यास हैं जैसे तितली, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास और देख लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का और भी उपन्यास है, आपकी तितली हो गया, ठीक है, ये भी उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। इरावती हो गया, ठीक है, इरावती जिसको हम बोलते हैं अधूरा, ठीक है, इरावती अधूरा, ठीक है, इरावती अधूरा हो गया। अप्सरा हो गया, ठीक है, क्या अप्सरा हो गया, ठीक है, अप्सरा और अलका हो गया ये, और प्रभावती, ये कुछ उपन्यास हैं, ये जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास हैं जो जयशंकर प्रसाद के। प्रभावती हो गया, निरूपमा हो गया, ठीक है, निरूपमा भी हो गया, निरूपमा ये क्या है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। चोटी की पकड़ हो गई, ठीक है, चोटी की पकड़ ये भी जयशंकर प्रसाद के में उपन्यास है। काले कारनामे ये भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, काले कारनामे ये भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। आपको ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद का इसमें से कौन सा उपन्यास है। कुछ और जैसे मैं एक और बात कर देता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं उपन्यास बता देता हूँ। तो कुछ उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे वाणभट्ट हो गया, ठीक है, वाणभट्ट, ठीक है, वाणभट्ट हो गया, वाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, वाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आत्मकथा, ठीक है। अनाम दास का पोथा, ठीक है, अनाम दास का पोथा ये भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। चारुचंद्र की लेख और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चारुचंद्र की लेख, ठीक है, चारुचंद्र की लेख ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पुनर्वा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मतलब ये कुछ उपन्यास हैं। और कंकाल, ठीक है, कंकाल किसका है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया, इरावती अधूरा, अप्सरा, निरूपमा, चोटी की पकड़, ठीक है, चोटी की पकड़ हो गया, ठीक है, अलका हो गया, प्रभावती हो गया, ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं, किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मैंने बता ही दिया कि जयशंकर प्रसाद के कितने उपन्यास हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भैया आंसर लेके बच्चों को दिखाइए, आंसर कौन सा है, बच्चों को आंसर दिखाइए, कौन सा आंसर आप लेके आए, सही जवाब है गलत जवाब है आपका।
सही जवाब आपका कंकाल, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है आपका कंकाल, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करें, आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है भीली, निमाड़ी, गोंडी। गोंडी या कोरकू, कोरकू किसकी है बताइए, किसकी है? आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली किसकी है? भीली है, निमाड़ी है, गोंडी है या कोरकू है? बताइए कौन सी है? वो है आपकी 4 नंबर कोरकू। किसकी है? कोरकू है, मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है करुणा, क्रोध, विलोम शब्द इसमें से देखना है, विलोम शब्द नहीं है, ये बोला है विलोम शब्द नहीं है। करुणा, क्रोध, सदैव, निर्दय, असन्न, उदास, विजय या पराभव, बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, असन्न, उदास, असन्न, उदास, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। इसके बाद हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाला हूँ, इसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में के बारे में बात करने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों के खत्म होने के बाद, इन क्वेश्चनों को खत्म होने के बाद हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य है, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, जैसा करोगे उसी प्रकार से भरोगे, ठीक है। जैसा करोगे, सही बात बोल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके पास केवल 100 रुपए हैं, प्रातः काल के समय टहलना स्वास्थ्यप्रद है। बताइए कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? इसमें से शुद्ध वाक्य आपको निकालना है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? प्रातः काल के समय टहलना स्वास्थ्यप्रद है, उसके पास केवल 100 रुपए हैं, जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। शुद्ध वाक्य आपको निकालना है, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसके पास 100 रुपए हैं, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए कि शुद्ध शब्द है महत्वाकांक्षा, महात्म्य, मुहूर्त, महात्मा, महात्म्य, ठीक है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ। विनार्थी शब्द युग्म नहीं है, जैसे तैसे, डीठ, डीठ, ढीढ़, डीठ, दारू, 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 नीरज, नीरज, इसमें से कौन सा शब्द युग्म नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म नहीं है, वो है आपको 1st नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जैसे तैसे शब्द युग्म नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में बात करता हूँ, हिंदी का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब टॉपिक में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास कब हुआ? देखिए हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। कौन सी भाषा है? विशिष्ट भाषा है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपियन, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, ठीक है। याद रखिएगा, भाषा परिवार के आधार पर, ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपियन मतलब इंडो यूरोपियन परिवार की क्या है? भाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। भारत में 4 भाषा परिवार है, ठीक है। वो कौन सी देखते हैं? भारत में कितनी भाषाएं परिवार है? भारत में 4 भाषा परिवार है। कौन सी? देखिए भारोपीय है, पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक जो कोरकू बोलते हैं, कोरकू आस्ट्रिक बोलते हैं, चीनी और तिब्बती, चीनी तिब्बती मिलते हैं, ठीक है। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में भाषा परिवार कितने हैं? 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, देखिए भारत में बोले जाने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। कौन सा? भारोपीय परिवार, ये भारोपीय परिवार जिसका 73% बोला जाता है, ठीक है। परसेंट में 73% भाषा बोली जाती है भारोपीय की। भारत में
भारत की अगर बात करें, भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। देख लें परसेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाषा परिवार भारत में बोलने वाले के परसेंट। तो भारोपीय देखिए 73%, भारोपी कितनी परसेंट, 73%, द्रविड़ 25% और आस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%, ठीक है। तो भारोपीय कितने परसेंट, 73% लोग बोलते हैं, द्रविड़ कितने परसेंट, 25% बोलते हैं और आस्ट्रिक 1.3% बोलते हैं और चीनी तिब्बती बोलते हैं 0.7% बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है, ठीक है। हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य की क्या है, एक उपशाखा की क्या है, भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कितने कालों में, भारतीय जो आर्य भाषा है उसको 3 कालों में विभक्त किया गया है। कितने कालों में, 3 कालों में। कौन कौन से काल हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पहला है क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 500 से 1000 ईसा पूर्व तक मध्यकालीन आर्य भाषा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, नेक्स्ट आपकी होगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से काल हैं, पहला है आपका प्राचीन हिंदी 1100 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक। दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक, ठीक है, 1850 से अब तक, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, हिंदी का आज का सेशन रहा। आज का सेशन कैसा लगा आप लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को अपने शेयर करिएगा। और चैनल पे आप रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।